हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर का एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? देखिए बेटा, आपने कभी मैग्नेट तो सभी ने देखा होगा, और आपने ये भी देखा होगा कि जब आप एक मैग्नेट लेते हैं और उसके पास कोई दूसरा मैग्नेट रख देते हैं तो वो मैग्नेट या तो उसे रिपेल करने लगता है या उसे अट्रैक्ट करने लगता है। अगर सेम पोल नॉर्थ नॉर्थ पास में आएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, साउथ साउथ पास में आएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और नॉर्थ साउथ पास में आएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन हमने ये भी देखा है कि सपोज कर लिया हमने दो मैग्नेट को हमने इतनी दूर पर रखा, तब तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, थोड़ा और दूर किया तब भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर रख दिया तब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो ऐसा क्यों होता है कि पहले तो वो अट्रैक्ट कर रहे थे लेकिन बाद में वो अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे? सिंपल सा रीज़न है कि जब वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे या रिपेल कर रहे थे तो एक मैग्नेट से कुछ निकलता होगा, और वो जो भी चीज़ निकल रही है वो दूसरे मैग्नेट तक जा रही होगी। दूसरे मैग्नेट से कुछ निकल रहा होगा, वो पहले मैग्नेट तक आ रही होगी। उसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे या रिपेल कर रहे थे। तो हम उसे क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं एक मैग्नेट से मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं, दूसरे मैग्नेट तक जाती हैं, दूसरे से मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं, पहले तक जाती हैं, उसकी वजह से वो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। जब हम उन्हें बहुत ज़्यादा दूर रख देते हैं तो एक की मैग्नेटिक लाइंस दूसरे मैग्नेट तक नहीं पहुंचती है, दूसरे की पहले मैग्नेट तक नहीं पहुंचती, इसीलिए वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते या रिपेल नहीं कर पाते। तो मैग्नेट में होती है मैग्नेटिक लाइंस, लेकिन वो हमें दिखती नहीं है। इसी तरीके से चार्ज की जब हम बात करते हैं, आपका फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज पर है बेस, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज जब हम लेते हैं तो उससे मैग्नेटिक लाइंस नहीं, उससे क्या निकलती? उससे निकलती इलेक्ट्रिक लाइंस। जैसे मैग्नेटिक लाइंस नहीं दिखती, ऐसे ही इलेक्ट्रिक लाइंस भी हमें नहीं दिखती। बस हमें कैसे पता चलता है? जैसे हमने मैग्नेट में एक्सपेरिमेंट किया कि हमने दो मैग्नेट को पास रखा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे या रिपेल करने लगे, ऐसे ही हम जब दो चार्ज को पास में रखते हैं तो वो या अट्रैक्ट करने लगते हैं या रिपेल करने लगते हैं। इससे हमें पता चलता है कि एक चार्ज से कुछ निकल रहा है, दूसरे चार्ज तक जा रहा है, उसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट इसमें है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? सपोज कर लो हमने एक चार्ज ले लिया Q, अब हमने इसके चारों तरफ एक बाउंड्री बना दी, एक सर्कल बना दिया। हमने क्या किया? एक दूसरा जिसे हम टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं Q0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहां पर रखा है इस पॉइंट पर। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है। ये सोर्स चार्ज कहलाता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये टेस्ट चार्ज हमने यहाँ पे रखा, ये चार्ज इस पर फोर्स नहीं लगा रहा, हमने इसे थोड़ा और आगे बढ़ाया, यहाँ पे रख दिया, ये इस पर फोर्स नहीं लगा रहा है। हमने इसे थोड़ा और आगे रख दिया, जब इसको यहाँ पर रख दिया, यानी कि जैसे ही ये इस बाउंड्री के अंदर आया, इसने इस पर फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। और आपने पढ़ा है कि लाइक चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो ये अब हम क्या करते हैं? जब हम इसे दोबारा से पीछे यहाँ रख देते हैं तो फिर ये इस पर फोर्स नहीं लगाता। फिर हमने इस चार्ज को यहाँ पे रख दिया तो यहाँ पर भी इसने इस पर फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में। यहाँ इस चार्ज को हमने यहाँ रख दिया, यहाँ पर भी इसने इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, यहाँ पर रख दिया तो इस सोर्स चार्ज ने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। और जब हम कहीं बाहर रख देते, यहाँ पर रख देते इस सर्कल के बाहर इस टेस्ट चार्ज को, तब ये सोर्स चार्ज इस पर फोर्स नहीं लगा। तो ये जो रीजन हो गया, इतना रीजन, ठीक है, ये कहलाएगा इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन। इस सोर्स चार्ज की
इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन, वो एरिया जिसमें आप इस सोर्स चार्ज का इन्फ्लुएंस का मतलब क्या था, प्रभाव एक्सपीरियंस कर सकते हो। द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच यू कैन एक्सपीरियंस द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोर्स चार्ज, वो एरिया जिसमें आप सोर्स चार्ज के प्रभाव को एक्सपीरियंस कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सोर्स चार्ज। इतना सा बिल्कुल सिंपल है। अब आती है नेक्स्ट टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका प्रभाव इतनी जगह में तो है, पर वो है कितना, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसके लिए हमने क्या एक डेफिनेशन है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि जब हम चार्ज की बात कर रहे हैं, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो उसकी स्ट्रेंथ की कैलकुलेशन भी हमारे लिए उतनी ही ज़रूरी है कि स्ट्रेंथ है तो कितनी है स्ट्रेंथ, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उतना ही वो चार्ज ज़्यादा फोर्स लगाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक चार्ज लिया Q, ये सोर्स चार्ज है, इसको Q1 कर दिया, दूसरा सोर्स चार्ज है Q2, दोनों सोर्स चार्ज। अगर सेम डिस्टेंस पर r डिस्टेंस पर Q1 की स्ट्रेंथ इस पॉइंट पर A पॉइंट पर और Q2 की स्ट्रेंथ B पॉइंट पर, अगर Q1 की इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की या स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक ज़्यादा होगी तो ये Q1 चार्ज इस पॉइंट पे रखे हुए टेस्ट चार्ज पर ज़्यादा फोर्स लगाएगा। अगर Q2 की स्ट्रेंथ Q1 के कंपैरिजन में कम होगी, सेम डिस्टेंस है, तो ये Q2 चार्ज B पॉइंट पर इस Q0 चार्ज पर कम फोर्स लगाएगा। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि किसी भी सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का मेजरमेंट करना। जब हमें स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी पता चल जाएगी तो हम उससे फोर्स भी फाइंड कर सकते हैं कि इसकी ये चार्ज इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम ये निकाल सकते हैं कि ये चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगाएगा। तो उसके लिए हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इट इज डिफाइंड एज the force experienced by a unit positive test charge placed at that point। फॉर्मूला है इसका, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं F अपॉन Q नॉट, F अपॉन Q नॉट। हमने क्या किया, हमने यहां पर एक सोर्स चार्ज ले लिया प्लस Q, यहां पर हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया Q नॉट, ये सोर्स चार्ज है प्लस Q, ये टेस्ट चार्ज। अब इस सोर्स चार्ज ने इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाया, जितना फोर्स लगाया वो वैल्यू हमने यहां पर रख दी। इस टेस्ट चार्ज की जो वैल्यू है वो हमने यहां पर Q नॉट के प्लेस पे रख दी, और जब हमने इस रेशियो को सॉल्व किया तो जो वैल्यू आई वो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, E के बराबर, यानी कि इंटेंसिटी के बराबर, यानी कि वो वैल्यू इस सोर्स चार्ज की इस पॉइंट यानी कि A पॉइंट पर कितनी स्ट्रेंथ है, यानी कि ये सोर्स चार्ज A पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है, वो आपको पता चल जाएगा। डेफिनेशन क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, हम इसका मैग्नीट्यूड कितना मान रहे हैं, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस पॉइंट पर, वो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज की A पॉइंट पर इंटेंसिटी बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की। इतना क्लियर हुआ, ठीक। अब क्या होता है,
सपोज कर लिया, दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरा केस है हमारा टॉपिक सेम, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉपिक सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है उसमें ऐड कर देंगे। इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मैं लिखता हूं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a source charge at a distance r। अब कंडीशन क्या देंगे, एट अ डिस्टेंस r। अब सब यहाँ पर एक चीज़ देखना है आपको बेटा, और उसको ध्यान रखना है कि यहाँ पर इस सोर्स चार्ज की ए पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस सोर्स चार्ज से इस टेस्ट चार्ज के बीच का डिस्टेंस आपको नहीं दे रखा है। अब हमें एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है जिसमें अगर डिस्टेंस दे रखा हो तब हम उस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम पहले फॉर्मूला बनाएंगे। अब हमने क्या किया, कंडीशन सेम है हमारी, ये हमारा सोर्स चार्ज है और पॉइंट ए है, ये यहाँ पर हमने अपना टेस्ट चार्ज, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो ले लिया r। वो कितना ले लिया r। अब हमने क्या किया, कूलम्स लॉ अप्लाई कर दिया। कूलम्स लॉ आपने पढ़ा है। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, F इज इक्वल्स टू के क्यू नॉट। दो चार्ज है, एक क्यू है हमारा, यहाँ क्यू नॉट तुमने लिख दिया, क्यू नॉट अपॉन इन दोनों की जो डिस्टेंस कितना r। इसको ये हमारा कूलम्स लॉ। के की वैल्यू आपको पता है 1/4πε0 और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹। अब इस फॉर्मूले को भी हमने यूज किया यहाँ पर। इस फॉर्मूले को यूज किया तो जब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो हमारा क्या जाएगा, F इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ई। इस फॉर्मूले से क्या जाएगा, F को इधर लिया लेफ्ट हैंड साइड और E को क्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, ये टर्म आ गया। अब इस F की वैल्यू जो आई है इसको यहाँ पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, क्यू नॉट ई इक्वल्स टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब आपको ध्यान देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये भी है, तो डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस बहुत ही सिंपल है। देखिए, जब आपको इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ किसी पॉइंट पर निकालनी है और सोर्स चार्ज से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस नहीं दे रखा है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और जब आपको सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट पर, वहां पर डिस्टेंस भी दे रखा है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। बात समझ में आया? ठीक, तो ये जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने किसी सोर्स चार्ज की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर और डिस्टेंस में हमारा गिवन दे रखा है। इतना क्लियर हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पिछले वीडियो में मैंने जब चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था, तो उसमें एक प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे हम। एक प्रॉपर्टी जिसमें क्वांटाइजेशन,
क्वांटाइजेशन, चार्ज गेन्ड बाय अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज ई। उसका फॉर्मूला लिखवाया था Q इक्वल्स टू एन, ये फॉर्मूला। किसी बॉडी से चार्ज जाता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, किसी बॉडी को चार्ज मिलता है, इलेक्ट्रॉन मिलता है तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। उसमें एक्सप्लेन कर, इससे हम निकालते हैं Q चार्ज हो गया, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से ट्रांसफर हुए, कितने मिले, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। लेकिन आप ये देखें कि हम काउंटिंग की बात कर रहे हैं इसमें कि 1 इलेक्ट्रॉन गया, 2 गए, 10, 20, 50, 100 ऐसी बात कर रहे हैं। हम लोग भी क्या करते हैं, जब कभी मार्केट में सामान लेने जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, काउंटिंग से ही खरीदते हैं। जैसे हमने बोलते हैं भाई 1 दर्जन केले चाहिए, या कोई फ्रूट्स में कोई दूसरा फ्रूट्स है जो दर्जन के हिसाब से मिलता है तो हम कहते हैं भाई 1 दर्जन ये दे दो, दर्जन ये दे दो। कई बार हम कुछ घर के सामान ले आते हैं, स्पून्स लेने गए, चम्मच की बात करें तो हम कहेंगे भाई हमें 6 चम्मच दे दो या 12 चम्मच, वहाँ काउंटिंग की बात। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम कभी चीनी खरीदने जाते हैं, गेहूँ खरीदने जाते हैं, तब हम नहीं बोलते कि हमें इतने ग्रेन्स चाहिए, इतने पार्टिकल, इतने शुगर के पार्टिकल्स चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उनको काउंट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट और बहुत ही लंबा प्रोसेस, बहुत समय बर्बाद करना। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर हमने एक दूसरा मेज़रमेंट बना रखा, हम उससे क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं भाई हमें 1 किलो, 2 किलो, आधा किलो, इस तरीके से हम बोलते हैं उसको हमें चाहिए वो मटेरियल। आधा किलो चीनी चाहिए, 1 किलो चीनी, 50 किलो गेहूँ चाहिए, 25 किलो या चावल लेने जा रहे हैं, वहाँ पर हम काउंटिंग वाला प्रोसेस छोड़ देते हैं। जबकि एक जगह तो हम वो काउंटिंग वाला प्रोसेस कर रहे थे कि भाई इतनी चाहिए, इतनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम यहाँ पर काउंट करेंगे तो हमारे लिए ये टाइम वेस्टिंग हो जाए। तो ऐसे ही क्या होता है, जब चार्ज की क्वांटिटी कम होती है, 2, 4, 100, 50, 200, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, क्वांटाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। पर जहाँ पर चार्ज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं, मिलियन और बिलियन इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाए, तब हम क्या करते हैं, तब हम ये क्वांटाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करते। तब हम वहाँ पर कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। क्लियर हो? अब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसमें 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या है, यूनिफॉर्म, कॉन्टिन्यूस। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। अगर कोई रॉड है, अगर हम उसके डायमेंशन की बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं ये यूनिफॉर्म डायमेंशन, तो इसका मतलब ये एक जैसी है, ऐसा नहीं कहीं पतली, कहीं पर मोटी, कहीं पतली, तो हम उसे नहीं बोलेंगे यूनिफॉर्म। यहाँ पर चार्ज के केस में कैसे बोलेंगे यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म में जैसे पहला पॉइंट है इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, और जो कि बराबर होता है चार्ज अपॉन लेंथ के, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल लेंथ। एक रॉड है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर, इस रॉड पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, साइड में बनाया क्योंकि अगर रॉड पे बनाएंगे तो सिर्फ आपको माइनस ही दिखेगा, प्लस नहीं दिखने वाला। रॉड पर पॉजिटिव चार्ज है, रॉड की लेंथ L है और टोटल चार्ज कितना है, ये Q है। तो हमने क्या किया, इस टोटल चार्ज को, इस रॉड पर जो चार्ज है, टोटल लेंथ से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया, चार्ज पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ का मतलब ये है, अगर 10 मीटर की रॉड है, फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर की रॉड है, तो उसके 1 मीटर के पीस पर कितना चार्ज है, और उसमें कंडीशन क्या रहेगी, चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यूनिफॉर्मली, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा नहीं कि अगर हमने फॉर एग्जांपल मान लिया कि इस 10 मीटर की रॉड है और टोटल चार्ज इस पर कितना, ये लेंथ हो गई 10 मीटर और टोटल चार्ज जो है इस पर हो गया हमारा 20 कूलम, तो इसका मतलब 1 मीटर के पीस पे कितना होगा, फॉर L इक्वल्स टू 1 मीटर, तो चार्ज कितना हो जाएगा हमारा 2 कूलम, कितना है 2।
ये कब होगा? जब कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यूनिफॉर्म चार्ज। ऐसा नहीं 1 मीटर पर तो 2 कूलम हो गया, या किसी नेक्स्ट 1 मीटर पर 2 से ज़्यादा हो गया, किसी 1 मीटर पर 2 से कम नहीं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पहला टाइप क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। एक रॉड है, उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमने टोटल चार्ज को टोटल लेंथ से डिवाइड कर दिया, तो क्या मिला हमें? चार्ज पर यूनिट लेंथ। उसको हम क्या बोल रहे हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसकी यूनिट क्या होगी? कूलम डैश लगाकर पर मीटर, कूलम पर मीटर। डैश लगा भी सकते हैं, अगर आपको लग रहा नहीं लगाना है तो आप मत लगाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलम पर मीटर, इस तरीके। इतना क्लियर हो गया? दूसरा है, अच्छा इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना बच्चों, ये चार्ज पर यूनिट लेंथ लिखा है, इस लेंथ के प्लेस पर अगर कंडीशन ऐसी है किसी वायर पर चार्ज है, सर्कुलर वायर पर, और उसका रेडियस कितना है? उसका रेडियस r है और चार्ज इस तरीके से है, बात समझ में आई? तो इस फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाएगा? चार्ज तो Q ही रहेगा क्योंकि टोटल चार्ज, तो हम लिखेंगे लैम्डा इक्वल्स टू Q अपॉन, अब ये वायर की लेंथ कितनी हो गई? सर्कुलर लूप की लेंथ उसके सर्कमफेरेंस के बराबर होती, तो हम इस लेंथ की जगह क्या लिखेंगे? 2 पाई r। समझ में आया? ये कर देंगे चार्ज डिवाइडेड बाई लेंथ, क्योंकि सर्कुलर लूप पर है वायर, सर्कुलर लूप पर चार्ज है, और उस सर्कुलर लूप जिसका रेडियस r है उसकी लेंथ किसके बराबर होती है? उसके सर्कमफेरेंस के बराबर। क्लियर है? ठीक। अब नेक्स्ट हम यहां देखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम किससे डिनोट करेंगे? इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। ये किसके बराबर है? चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज अपॉन एरिया, कोई शीट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, टोटल चार्ज Q, शीट का एरिया A है, टोटल चार्ज को टोटल एरिया से डिवाइड कर दिया, यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम। नीचे एरिया है मीटर स्क्वायर, तो ऊपर जाके क्या जाएगा? कूलम पर मीटर स्क्वायर, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसमें क्या होगा? सेम है, अगर ये शीट है, इसका एरिया 10 मीटर स्क्वायर है, एरिया 10 मीटर, और चार्ज कितना है इस पर? चार्ज इस पर हमने मान लिया 20 कूलम है, तो क्या होगा? अगर 1 मीटर स्क्वायर का एरिया, 1 मीटर स्क्वायर का, यानी कि हमने 1 मीटर स्क्वायर का पीस कट किया, तो उस पर कितना चार्ज होगा? उस पर चार्ज आ जाएगा 2 कूलम। कैसे? आप इस फॉर्मूले में पुट करके देख लो। टोटल चार्ज कितना पुट करोगे आप? 20, टोटल Q के प्लेस पर 20, एरिया कितना है? 10, कितना आ गया? 2 आ गया। तो ये कब पॉसिबल है? जब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक जैसा होगा। अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो 1 मीटर स्क्वायर पर 2 कूलम भी हो सकता है, किसी पीस पर उससे भी ज़्यादा हो सकता है, किसी पीस पर उससे कम हो सकता है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर कोई स्फेरिकल बॉडी है, स्फीयर है, ये हम स्फीयर के सरफेस पर चार्ज है, स्फीयर के सरफेस पर चार्ज है, ये हमारा स्फीयर है, इसका रेडियस हमने r ले लिया, तो ये फॉर्मूले में हमारा चेंज क्या हो जाएगा? सिग्मा टोटल चार्ज Q, इस सरफेस पर जो चार्ज Q है, और एरिया के प्लेस पे क्या लेंगे? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया स्फीयर का कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा? इस एरिया के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया? सरफेस एरिया किसका? स्फीयर का, क्योंकि अब चार्ज किस पर है? स्फीयर में। अगर कोई ऐसी शीट है, स्क्वायर शीट है, तो उस स्क्वायर शीट का एरिया ले लेंगे, रेक्टेंगुलर शीट है तो रेक्टेंगुलर शीट का एरिया, जिस सरफेस पर चार्ज है उस सरफेस का एरिया, जैसा भी है। नेक्स्ट है हमारा
नेक्स्ट है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। थर्ड क्या है हमारा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज, इसको कैसे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं रो से। सिंबल का नाम क्या है? रो। चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अब अपने क्या इसकी यूनिट क्या होगी? चार्ज की तो जाएगी कूलम और वॉल्यूम की क्या हो जाएगी? मीटर क्यूब। तो नीचे से ऊपर जाएगा तो पर मीटर क्यूब। कोई स्फीयर है, चार्ज सरफेस से लेकर सरफेस पर भी है, उसके अंदर भी है, ठीक है। और स्फीयर का रेडियस कितना है? r। फॉर्मूला हमारे क्या हो जाएगा? रो इक्वल्स टू क्यू अपॉन वॉल्यूम, इसमें 4/3 पाई क्यू। अब वॉल्यूम के प्लेस पे क्या लेना? उस बॉडी का वॉल्यूम। स्फीयर ले लिया, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये फॉर्मूले आपके ये वाले, जब आप आगे पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूले आपके यूज़ होंगे, तो आपको ध्यान रखना है इनको। ओके।